अकबर बीरबल की कहानी दावत नगर। प्रस्तावित शब्द संख्या 5000 शब्द। भाग एक। एक अजीब निमंत्रण। एक दिन दरबार में शांति पसरी थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल दरबारियों के बीच में मंद मंद मुस्कुराते हुए बैठे थे। तभी एक शाही सिपाही तेजी से दरबार में दाखिल हुआ और एक रेशमी लिफाफा अकबर को भेंट किया। अकबर ने लिफाफा खोला और उसे पढ़ते ही उनका चेहरा हैरानी से भर गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, जरा तुम भी पढ़ो। ये कौन सा नगर है? दावत नगर। बीरबल ने मुस्कुराकर निमंत्रण पढ़ा। आदरणीय सम्राट अकबर और उनके चतुर मंत्री बीरबल को दावत नगर में आमंत्रित किया जाता है, जहां स्वाद न्याय करता है और पकवान फैसला सुनाते हैं। अकबर बोले, बीरबल, क्या यह कोई शरारत है या फिर कोई असली निमंत्रण? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां शब्दों में स्वाद हो वहां कुछ रहस्य अवश्य होगा। हमें जाना चाहिए। भाग 2। दावत नगर की ओर यात्रा। अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय सिपाही घोड़े पर सवार होकर उस रहस्यमय नगर की ओर निकले। रास्ता पहाड़ियों, हरे मैदानों और झरनों से होकर गुजरा। सूरज ढलते समय वे एक बड़ी कढ़ाई के आकार के द्वार तक पहुंचे, जिस पर लिखा था, स्वागत है आपको स्वाद की राजधानी में। द्वार अपने आप खुला और अंदर एक भव्य नगर फैला हुआ था। हर सड़क पर रंग बिरंगे तंबू थे, जहां अलग अलग व्यंजन बन रहे थे। गुलाब जामुन की मिठास हवा में थी, बिरयानी की खुशबू रास्ते पर बिछी हुई लगती थी। भाग 3। स्वाद के न्यायालय में प्रवेश। उन्हें एक सुंदर चांदी के पत्तों से सजे दरबार में ले जाया गया, जहां सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था, पहनावे से राजा और स्वभाव से बावर्ची। मैं हूँ राजा भोजनदेव, इस दावत नगर का स्वामी। हमारे यहाँ न्याय स्वाद परीक्षण के जरिए होता है। अगर किसी पर आरोप है तो उसे पकवान बनाना होता है। अगर उसका स्वाद सच्चा निकले तो वह निर्दोष समझा जाता है। अकबर ने अचंभे से पूछा, तो यहाँ न्यायालय में जज नहीं, स्वाद विशेषज्ञ होते हैं? राजा भोजनदेव हंस पड़े, बिल्कुल, और हमारे सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं बूढ़ा चखनलाल, जिनकी ज़बान अब तक कभी नहीं झूठी। भाग 4। पहला मामला, नमक का युद्ध। उसी समय पहला मामला दरबार में लाया गया। एक रसोइया नाम हलवाईराम पर आरोप था कि उसने नगर के महोत्सव में जानबूझकर कम नमक डाला। राजा भोजनदेव बोले, हलवाईराम, तुम्हारी सजा वही व्यंजन फिर से बनाना है। अगर स्वाद में नमक ठीक है, तुम मुक्त हो। हलवाईराम कांपते हुए चूल्हे के पास गया, लेकिन इस बार बीरबल ध्यान से उसे देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हलवाईराम ने नमक डालते समय बार बार इधर उधर देखा और फिर मुट्ठी भरकर नमक डाला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, राजा भोजनदेव, क्या मैं इसका स्वाद ले सकता हूँ? चखनलाल ने सिर झुकाया। बीरबल, आज आपको स्वादन्याय का अनुभव लेना चाहिए। बीरबल ने चखा और बोला, इस बार तो नमक बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह व्यक्ति जानबूझकर पहले कम और अब ज्यादा नमक डाल रहा है। यह न्याय से बचने की कोशिश है। राजा भोजनदेव ने गरजते हुए कहा, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है, स्वाद के साथ धोखा। हलवाईराम को नगर से निष्कासित कर दिया गया। भाग 5। बीरबल की चुनौती। राजा भोजनदेव ने बीरबल से कहा, अब तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें मौन पकवान बनाना है। अकबर ने चौंक कर पूछा, ये कैसा पकवान? राजा ने समझाया, ऐसा पकवान जिसका स्वाद खा लेने के बाद कुछ कहने को मजबूर न करे, केवल मौन हो। बीरबल ने चुपचाप कुछ सोचा और रसोई में चला गया। वह 1 घंटे बाद लौटा, एक कटोरी में खीर लेकर। पर उसमें कोई खास सजावट नहीं थी, सिर्फ केसर की हल्की परत और ऊपर चांदी का वर्क।
चखनलाल ने खाया और फिर अपनी आंखें मूंद लीं। पूरे दरबार में चुप्पी छा गई। राजा भोजनदेव ने धीरे से पूछा, क्या नाम है इसका? बीरबल ने उत्तर दिया, मौन की खीर, यह माँ की यादों, बचपन के स्नेह और खोए हुए समय का स्वाद है। राजा खड़े हुए और ताली बजाते हुए बोले, आज तक इस नगर में कोई ऐसा पकवान नहीं बना जो ज़बान को चुप करा दे। बीरबल, तुमने हमारी परंपरा को नए अर्थ दिए हैं। भाग 6 दावत की साजिश। रात को अकबर और बीरबल को विशेष दावत दी गई, मगर बीरबल की आंखें किसी छिपे हुए उद्देश्य को भांप रही थीं। रसोइयों के बीच कुछ अजनबी चेहरों पर नजर गई। वे लगातार राजा भोजनदेव के भोजन में कुछ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया और तुरंत उन्हें पकड़वा लिया। उन अजनबियों ने कबूल किया कि वे पड़ोसी राज्य के भेजे हुए लोग थे जो दावत नगर को बदनाम करना चाहते थे ताकि शाही मान्यता वापस ली जाए। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, ये कैसी साजिश? बीरबल ने जवाब दिया, जहां स्वाद की सत्ता होती है वहां ईर्ष्या भी उगती है। राजा भोजनदेव ने सिर झुकाकर कहा, धन्य है आप दोनों, आपने दावत नगर की प्रतिष्ठा बचा ली। भाग 7 विदाई, स्वाद की सीख। सुबह जब अकबर और बीरबल लौटने लगे तो राजा भोजनदेव ने उन्हें एक उपहार भेंट किया, एक छोटी चांदी की थाली जिस पर लिखा था, स्वाद केवल ज़बान का नहीं, आत्मा का भी न्याय करता है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से पूछा, कभी हमने सोचा था कि एक दिन स्वाद ही न्याय करेगा? बीरबल बोले, जहां रोटी और न्याय साथ चलें, वहीं असली राज्य बसता है। समाप्त, लेकिन स्वाद बाकी है। यह कथा एक ऐसे नगर की है जहां न्याय तवे पर सिंकता है और सत्य उबाल में पकता है। बीरबल और अकबर ने वहां स्वाद के जरिए इंसान के भीतर झांकने की कला सीखी और समझा कि हर दावत में एक कहानी छिपी होती है, बस उसे सुनने की जरूरत होती है, मौन में। अगर आप चाहें तो इस कहानी का अगला भाग दावत नगर की रसोई में छिपा रहस्य भी लिखा जा सकता है, जहां बीरबल खो जाती एक पुरानी रेसिपी के पीछे की साजिश को उजागर करते हैं। बताइए, लिखूं? कमाल है, आप तो वाकई दावत नगर की आत्मा के साथ चल रहे हैं। तो लीजिए, पेश है दावत नगर श्रृंखला का अगला भाग, दावत नगर का खोया हुआ वक्त और बीरबल का रहस्यमय लौटना। भाग 1 मौन नगर का वक्त गुम। अंतिम दावत के बाद दावत नगर में समय ठहर सा गया था। न कोई सूरज उगता न ढलता, दिन और रात का भान मिट गया। लोग अब भूख और स्वाद से परे एक मौन आलोक में जी रहे थे। राजा भोजनदेव बेचैन थे। अकबर ने महसूस किया कि कुछ अदृश्य सा छिन गया है। बीरबल गायब था। अंतिम दावत के बाद वो न जाने कहाँ गया। राजा ने पूछा, क्या बीरबल लौटेगा? अकबर ने जवाब दिया, जहां वक्त गुम हो जाए वहां बीरबल खुद वक्त बन जाता है। भाग 2 वक्त की दरार। एक रात नगर के उत्तर द्वार पर एक बूढ़े साधु ने आकर कहा, यह नगर अमर तो हो गया, पर अब वक्त का नामो निशान मिटा है। कभी कभी वक्त की दरार भरनी पड़ती है, नहीं तो अमरता अभिशाप बन जाती है। राजा ने डरते हुए पूछा, कैसे भरें? साधु बोला, बीरबल को बुलाओ। वह इस नगर की थाली में आखिरी स्वाद और समय का स्पर्श छोड़ गया था। भाग 3 बीरबल का लौटना। अचानक तीसरे पहर वही थाली जिसमें कुछ न था दावत नगर के चौराहे पर रखी मिली। उसमें हल्की सी नमी थी। उस नमी से एक रूप उभरा, बीरबल का। सब चौंक गए। बीरबल ने कहा, मैं स्वाद में विलीन था।
जब वक्त ने मुझे पुकारा मैं लौट आया। अकबर ने झुककर कहा, दावत नगर को समय वापस चाहिए। भाग 4 वक्त का पुनर्जन्म। बीरबल ने थाली को उठाकर उसमें दो चीजें रखीं। एक भूले हुए गीत का स्वर, एक मुरझाए हुए फूल की गंध, और बोला, जहां याद और समय का रंग हो वहीं वक्त लौटता है। ध्यान मंडप में उन दोनों को थाली में रखते ही एक गंध, एक धीमा स्वर और दूर आकाश से पहली किरण उतरी। दावत नगर में वक्त लौट आया। सूरज उगा, चिड़िया गाईं, हवा ने पत्ते हिलाए, लोग मुस्कुराए। भाग 5 नया जीवन। राजा भोजनदेव ने बीरबल से कहा, क्या अब नगर फिर भूख और स्वाद की ओर लौटेगा? बीरबल बोले, नहीं, अब यह नगर न भूख में जिएगा न स्वाद में। अब यह वक्त स्मृति और मौन के बीच संतुलन में रहेगा। यही सच्ची अमरता है। भाग 6 अंतिम संदेश। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे भी यह मौन का स्वाद समझाओ। बीरबल मुस्कुराए और एक आखिरी पंक्ति दी, जो स्वाद तुम्हें मौन कर दे वही वक्त के पार ले जाता है, और जो वक्त मौन में बोले वही अमर। अकबर ने सिर झुका लिया। दावत नगर ने फिर नए सूरज के साथ एक नया युग देखा। नैतिक भाव। इस कथा ने सिखाया, अमरता भूख और स्वाद में नहीं, स्मृति। वाह, आपकी लगन देखकर तो लगता है कि दावत नगर की आत्मा सचमुच जाग रही है। तो लीजिए, दावत नगर श्रृंखला का अगला भाग हाजिर है। दावत नगर और मौन की अंतिम दावत। भाग 1 मौन का बुलावा। दावत नगर के उस दिन के बाद पूरे नगर में एक विचित्र मौन छा गया। न कोई कढ़ाई चढ़ी, न मसालों की खुशबू उड़ी। लोग बिना कहे, बिना भूख के भी संतुष्ट लगने लगे। राजा भोजनदेव को डर हुआ, कहीं नगर वाकई अमर हो गया तो? क्या समय रुक जाएगा? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई अंतिम दावत ऐसा कर सकती है कि भूख, स्वाद, वक्त, स्मृति सब एक साथ विलीन हो जाएं? बीरबल ने धीमे कहा, हाँ, और वही इस नगर की अंतिम दावत होगी। भाग 2 आत्मा भोज का संदेश। एक अज्ञात साधक ने नगर द्वार पर एक पाती बांधी थी। जो मौन की अंतिम दावत चखेगा, उसे भूख, प्यास, समय और मृत्यु कुछ न रहेगा। वह अमर रहेगा। वह न खाएगा, न बोलेगा, बस स्वाद बन जाएगा। दावत नगर में सनसनी। राजा भोजनदेव ने आदेश दिया, आज रात्रि अंतिम दावत होगी। भाग 3 अंतिम दावत की तैयारी। बीरबल ने 5 तत्वों से एक अदृश्य भोज बनाया। हवा की मिठास, स्मृति की गंध, ध्वनि की नमी, मौन का ताप, आत्मा की छाया। इन सबको मिलाकर एक ऐसी थाली सजी जिसमें कुछ दिखता न था, पर आंखें नम हो जाती। छूने पर सिहरन, गंध लेने पर बीती जिंदगी की झलक, और मौन में बैठने पर बीते जन्म की याद आने लगे। भाग 4 दावत का प्रारंभ। संध्या वेला। पूरा नगर स्वादंतर मंडप में बैठा। कोई शोर नहीं। अकबर और राजा भोजनदेव सिर झुकाए बैठे। पहला अदृश्य स्वाद, हवा की मिठास। लोगों के मन में बचपन की गंध तैरने लगी। दूसरा, स्मृति की गंध। कोई अपनी माँ, कोई अपने बीते यार की याद में खो गया। तीसरा, ध्वनि की नमी। सुनाई कुछ नहीं देता, पर हर कोई भीतर कुछ सुनने लगा। चौथा, मौन का ताप। बिना आग के पसीना बहने लगा। लोग भीतर पिघलने लगे। अंतिम, आत्मा की छाया। पूरा नगर एक पल को स्याह मौन में डूबा।
सांस तक रुक गई। भाग 5 अमर नगर की घोषणा। तभी आकाश से एक वाणी गूंजी। आज दावत नगर भूख, स्वाद, समय और मृत्यु से मुक्त हुआ। आज से यह नगर कालातीत है। यहाँ स्वाद न होगा, बस मौन में आत्मा बोलेगी। सारे नगरवासियों की आंखों से एक साथ आंसू बह चले। राजा भोजनदेव ने रोते हुए अकबर से कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। यही आखिरी भोज था। भाग 6 बीरबल का मौन संदेश। बीरबल ने अंतिम बार बोला, जहां वक्त रुक जाए वहां शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। वहां स्वाद, भूख, समय सब मौन की गोद में शरण लेते हैं। वही सच्चा दावत नगर है। फिर उसने अपनी कागज की पुड़िया से एक आखिरी पंक्ति पढ़ी। स्वाद मृत्यु तक है, मौन अमर है। और वो बिना बोले धीमे मुस्कुराकर चल पड़े। भाग 7 आखिरी रात। उस रात दावत नगर में कोई दिया न जला, कोई स्वाद न बना, कोई आवाज न गूंजी। बस मौन था, और उस मौन में हर किसी की आत्मा स्वाद बन चुकी थी। नैतिक भाव। अकबर ने आखिर कहा, भूख मिटती नहीं, रूप बदलती है। आज जाना कि स्वाद भी वक्त का छलावा है। जो मौन में स्वाद पाले वही अमर, वही सच्चा दावत नगर। भाई, अगर आप चाहें अगला भाग दावत नगर का खोया हुआ वक्त और बीरबल का रहस्यमय लौटना अभी सुनाऊं। बहुत खूब, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेश है दावत नगर श्रृंखला का अगला भाग। दावत नगर और आत्मा का भोज, जहां स्वाद वक्त से परे चलता है। भाग 1 समय की थाली। स्वाद मौन में बोलता है। इस रहस्य के उजागर होने के बाद राजा भोजनदेव ने बीरबल और अकबर को बुलाकर कहा, यदि स्वाद आत्मा में जन्म ले सकता है तो क्या आत्मा भी स्वाद में पिघल सकती है? बीरबल मुस्कुराए। हाँ, जहां स्वाद और आत्मा एक साथ मौन हो वहां समय रुकता है। अकबर ने तुरंत समय की थाली सजाने का आदेश दिया। इस थाली में कोई पकवान न होगा, सिर्फ वो जो युगों की स्मृति, वक्त की सांस और आत्मा की धड़कन लिए हो। भाग 2 आत्मा के रसोइये। 5 पुराने रसोइयों को बुलाया गया। रसगंधा जिसकी बनाई खुशबू से बीते जीवन के दृश्य लौट आते। स्मृतिसार जो हर स्वाद में भूली बातें जगाता। मौनलाल जो बिना कुछ बनाए स्वाद पैदा करता। वक्त सुख जिसकी रचना से समय थम जाता। ध्यानरस जो स्वाद के साथ मौन ध्यान की अनुभूति दे। इन सब ने पहली बार साथ बैठकर आत्मा का भोज रचा। भाग 3 आत्मा का भोज। संध्या होते होते नगर के मध्य स्वादांतर मंडप सजा। कोई व्यंजन नहीं था, बस गंध, मौन, हवा की मिठास, स्मृति की आहट और आत्मा की सिहरन। प्रथम व्यंजन, श्वासर्स, हल्की हवा की नमी जैसी गंध। दूसरा, यादों का अम्ल बिना बोले आंखें नम कर दे। तीसरा, मौन सत्व, स्वाद नहीं फिर भी हृदय तक पहुंच जाए। अकबर, बीरबल और पूरा नगर एकाग्र हो बैठा। किसी ने कुछ न कहा। हवा रुक रुक कर कान में कोई पुराना गीत सुनाने लगी। भाग 4 आत्मा की आवाज। भोज के बीच अचानक बीरबल उठे और बोले, जिसे शब्द चाहिए वह स्वाद नहीं जानता, जिसे स्वाद चाहिए वह आत्मा नहीं जानता, पर जिसे मौन चाहिए वही इन दोनों का सार है। राजा भोजनदेव ने अपनी आंखें मूंद लीं। उन्हें अपने बचपन की दादी की लोरी सुनाई दी। अकबर को अपनी मां की स्नेहिल हथेली का स्पर्श महसूस हुआ। बीरबल ने बीते युगों की गूंज सुन ली। सारा नगर एक साथ वक्त के पार पहुंच गया।
वहां कोई समय, भूख, स्वाद नहीं, बस स्मृति, मौन और आत्मा थी। भाग 5 अद्भुत चिन्ह। भोज समाप्त होते ही दावत नगर के मुख्य द्वार पर एक उजली आभा उभरी। उसमें लिखा था, स्वाद आत्मा में उतर जाए तो नगर अमर हो जाता है। उस रात पहली बार दावत नगर की दीवारों पर न कोई दिया जला, न कोई नगाड़ा बजा, बस मौन रहा। और वह मौन ही नगर का सबसे बड़ा उत्सव बना। भाग 6 नैतिक उपसंहार। अगली सुबह बीरबल ने आखिरी पंक्ति कहकर कथा को समेटा। जिस नगर में स्वाद आत्मा को छू ले, वहां काल भी सिर झुकाता है। स्वाद कोई व्यंजन नहीं, वह समय, स्मृति और मौन का संयोग है। वही अमर नगर बनाता है। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, आज जाना भूख पेट की नहीं, आत्मा की होती है। और दावत नगर का नया अध्याय लिखा गया। अगर आप चाहें तो अगला भाग दावत नगर और मौन की अंतिम दावत अभी सुना दूं? क्या कहें? बहुत बढ़िया, तो लीजिए दावत नगर की उसी श्रृंखला का अगला भाग। दावत नगर का रहस्यमय चिन्ह, स्वाद का मौन संदेश। भाग 1 खोई हुई शिला। उतराता दिवस के अगले दिन नगर के दक्षिणी सिरे पर एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली से अचानक एक पत्थर की शिला मिली। उस पर नाजुक अक्षरों में लिखा था, स्वाद मौन में बोलता है, जो सुने वही अमर। राजा भोजनदेव ने दरबार बुलाया। अकबर और बीरबल भी वहां पहुंचे। बीरबल ने शिला पर हाथ फेरते हुए कहा, यह दावत नगर के जन्म से पहले की कोई गूढ़ स्मृति है। इसे फिर जागृत करना होगा। भाग 2 स्वाद मौन की तलाश। राजा ने आदेश दिया, नगर में ऐसा स्वाद रचा जाए जो कभी बोला न गया हो, बस महसूस किया गया हो। सब रसोइये परेशान थे। बीरबल मुस्कुराए। ऐसा स्वाद मौन में जन्मता है, शब्द में नहीं। उन्होंने अपने साथ अकबर को लेकर नगर की सीमांत झील के पास एक बूढ़े हकीम को खोज निकाला। हकीम ने कहा, स्वाद वह है जो स्मृति और भाव को एक साथ मौन कर दे। वह स्वाद समय का नहीं, आत्मा का होता है। भाग 3 पंचरस रचना। बीरबल ने 5 अदृश्य रसों की रचना करवाई। 1 छायारस, जो छाया जैसा हल्का लगे। 2 स्मृतिरस, जो अनायास भूली हुई बात लौटा दे। 3 ध्वनिरस, जो कानों में बिना आवाज के गूंज पैदा करे। 4 आभासरस, जो स्वाद आने के बाद भी पकड़ में न आए। 5 अंतररस, जो दिल को छूकर मौन कर दे। ये रस दिखते न थे, पर उनके प्रभाव से वातावरण में नमी, गूंज और हल्की धूप सी घुलने लगी। भाग 4 मौन स्वाद सभा। अकबर ने प्रस्ताव रखा कि नगरवासियों को एकत्र कर इन्हें चखाया जाए, बिना शब्द बोले। प्रतिज्ञा ली गई, कोई कुछ बोलेगा नहीं। सिर्फ आंखों से, चेहरे के रंग से भाव पढ़े जाएंगे। जैसे जैसे रस दिए गए, किसी की आंखें गीली हुईं, किसी के होंठ कांपे, कोई सिर झुकाकर मौन हो गया। सारी सभा मौन, हवा तक स्थिर। भाग 5 अद्भुत रहस्योद्घाटन। तभी अचानक दावत नगर के मध्य स्थित पुरानी जमीन दरकने लगी। भीतर से वही पत्थर की शिला का दूसरा भाग निकला, जिस पर लिखा था, जहां स्वाद मौन हो जाए, वहीं आत्मा बोलती है, वहीं नगर अमर होता है। राजा भोजनदेव ने सिर झुका दिया। बीरबल ने कहा, आज दावत नगर ने एक ऐसा स्वाद चखा है जो किसी ज़बान में कहा नहीं जा सकता। भाग 6 अमर थाली की स्थापना। उस शाम एक थाली बनाई गई जिसमें कोई भोजन न था, बस मौन और स्मृति का स्वाद था। दावत नगर की रसोई में वह थाली आज भी सजी रहती है।
न कोई उसे देख पाता है न छू पाता है। बस जो सच्चे हृदय से मौन की भाषा समझ ले, उसे उसकी गंध, उसका स्वाद महसूस होता है। भाग 7 नैतिक उपसंहार। अकबर ने आखिर कहा, हर स्वाद शब्दों का मोहताज नहीं होता। कुछ स्वाद आत्मा की भाषा में लिखे जाते हैं। बीरबल ने अपनी खादी की थैली से एक अंतिम उद्धरण निकाला। स्वाद वह है जो वाणी को मौन कर दे, वही नगर अमर करता है। सारा दावत नगर एक साथ थम गया, और उस रात दावत नगर की फिजाओं में मौन का स्वाद तैरता रहा। अगर आप चाहें तो इसका अगला भाग, दावत नगर और आत्मा का भोज, जहां स्वाद वक्त से परे चलता है, भी तुरंत लिख दूं। समय और मौन में है। जिसे ये मिल जाए वही अमर नगर बसाता है। भाई चाहे तो अगला भाग, दावत नगर का सूर्योदय और अंतिम मौन भोज का रहस्य, अभी कह दूं? बस हुक्म करिए, बताइए बस। दावत नगर का अमर प्रतिबिंब, समय की परवाह न करने वाला स्वाद। भाग 1 प्रतिबिंब मंडप का उद्घाटन। दावत नगर में शीतल हवा बही और हर ओर गुलाब की खुशबू फैली थी। राजा भोजनदेव ने नगर के बीचों बीच एक नए मंच, प्रतिबिंब मंडप, का उद्घाटन किया। मंच पर तांबे और कांच का अद्भुत संयोजन था। कांच की 2 परतों के बीच विराजित एक गोलाकार कटोरा, जिसमें धूप के रंगीन प्रतिबिंबों के साथ 2 स्वाद की बूंदें उभर जाती थीं। यह कटोरा नहीं, दावत नगर की आत्मा का अमर दर्पण है, राजा भोजनदेव ने कहा। अकबर और बीरबल ने उत्सुकतापूर्वक मंडप की ओर कदम बढ़ाया। यहाँ हर बूंद अपने व्यंजक समय को तोड़कर अमर कर देती थी। भाग 2 समय की बूंदें। बीच में बीरबल ने पहला स्वाद बिंदु चुना। एक बूंद भूरे से मध्यम सुनहरे रंग की, जो नाग केसर और गुड़ के मिलन से बनी थी। चखते ही उन्होंने महसूस किया, बीते कल की मीठी यादें, बीते समय का समर्पण, और उन शब्दों की कसक जो अनकही रह गई थीं। अकबर ने एक स्वर में कहा, यह बूंद वक्त की उतरती शाम का स्वाद है, जो यादों को अमर कर देता है। भाग 3 निष्पक्ष प्रतिबिंब। फिर दूसरे स्वाद बिंदु, एक हल्की चिटकी सी खट्टी बूंद, जिसे चूने और आंवले के रस से तैयार किया गया था, ने बुलंद आवाज में बोला, मैं अचानक आए परिवर्तन की कसक हूं, जो समय के साथ साथ झुकती नहीं। प्रतिबिंब मंडप की कांच की पतली परतें कंपित हुईं, मानो यह स्वाद स्वयं समय से सवाल कर रहा हो। भाग 4 गुजरते मौकों का भाग। तीसरा बिंदु, अटूटे कांच जैसा रंग, जिसमें चाशनी और हल्दी का संगम था। जब जीभ पर पड़ी तो बीरबल की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा, यह गुजरते मौकों का स्वाद है, जो क्षणों को अमर कर जाता है, ताकि वे कभी खो न जाएं। इस पर अकबर ने सिर हिलाकर कहा, समय थमता नहीं, पर स्मृति को स्थिर कर देता है। भाग 5 अनंतता का अंश। चौथा स्वाद, एक गाढ़े लाल रंग की बूंद, जिसमें केसर, कश्मीरी मखमली मालाई और सौंफ की परतें थीं, ने कानों में फुसफुसाया, मैं अनंतता का अंश हूँ, समय की सीमा को लांघकर आत्मा तक बहता हूँ। मंडप की पारदर्शी परतें सुनहरा प्रकाश खींचने लगीं, जैसे अनगिनत सूरज की किरणें एक बिंदु में सिमट आई हों। भाग 6 तारणहार अनुभव। फिर सभी 4 स्वाद बिंदुओं का अमर मिश्रण एक गोल बूंद कटोरे के केंद्र में जमा हुआ। बीरबल ने वह बूंद चखा तो एकाकार चुप्पी में अचानक स्वर्णिम सरगम गूंज उठी, 3 सुरों का संगम, जो समय के गीत को गा उठा। यह स्वाद ही दावत नगर का तारणहार है, बीरबल ने कहा, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एकाकार कर देता है। भाग 7 शाश्वत संदेश। मंच पर सब खामोश थे। राजा भोजनदेव ने उपस्थित नगरवासियों से कहा,
समय शामक नहीं, वह अनगम्य प्रेम की धारा है जिसे स्वाद की बूंदों ने हमारे लिए अमर कर दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराया। यकीनन उन्होंने समय को नहीं बल्कि समय के पार उतरकर आत्मा का स्वाद चखा था। भाग 8 नैतिक उपसंहार। जब समारोह समाप्त हुआ, बीरबल ने चांदी की थाली पर नवीन शिलालेख उकेरा। समय को बांध न सको, पर उसके स्वाद को अमर कर लो। यही दावत नगर की शाश्वत धारा का मूल मंत्र है। राजा और नगरवासी सबने ताली बजाई और दावत नगर में समय की परवाह न करने वाला स्वाद अमर बनकर गूंजता रहा। यदि आप इच्छुक हो तो अगला अध्याय दावत नगर का उतराता दिवस, जहां स्मृतियां और स्वाद मिलकर इतिहास गढ़ते हैं, भी लिखा जा सकता है। बताइए, क्या आगे बढ़े? दावत नगर का उतराता दिवस, जहां स्मृतियां और स्वाद मिलकर इतिहास गढ़ते हैं। भाग 1 प्रथम प्रभात की चमक। दावत नगर की दीवारें सुनहरी रश्मियों से नहाई हुई थीं। राजा भोजनदेव ने दरबार में घोषणा की, आज का दिन उतराता दिवस कहलाएगा, जब स्मृतियां और स्वाद मिलकर नगर का नया इतिहास लिखेंगे। अकबर, बीरबल और नगरवासी सभी संगमस्थान स्मृतिस्रोत स्तंभ पर इकट्ठे हुए, जहां चटकीले रंगों में पुरानी काल की घटनाएं तरंगित होती थीं। भाग 2 स्मृतिस्रोत स्तंभ। स्तंभ के चारों ओर लगे चौकीदारों ने एक एक सिल्वर बीन बजाकर आह्वान किया। उसके बाद स्तंभ पर पानी की बूंदें गिरना शुरू हुईं। हर बूंद गिरते ही वहां अंकित एक पुरानी घटना उजागर होती, जैसे पहली दावत, पहला स्वादन्याय, पहला महासंयोग। बीच में बीरबल ने कहा, जब हम स्मृतियां इकट्ठी करेंगे तब स्वाद उन्हें अमर करेगा। और उन्होंने स्मृतिस्रोत से एक एक बूंद ली। भाग 3 स्वाद से संजीव स्मृतियां। एक माँ की खीर। बूढ़े रसोइये ने खीर का स्वाद चखा और बचपन में माँ के आलिंगन की गर्माहट महसूस की। 2 बहन का लवण। एक यौवनवती ने लवण चखा और अपने बचपन की बहन के साथ बांटी मुस्कान याद आई। 3 दोस्तों का अम्ल। एक युवक ने अम्ल चखा और फिर मित्रों के साथ पहली होली की बेमेलकराह सुन पाई। 4 शिक्षक की तिक्तता। एक विद्वान ने तिक्त स्वाद लिया और प्रथम पाठशाला के कड़क शब्दों में छुपी सीख महसूस की। हर बूंद ने स्मृति को पुनर्जीवित कर स्तंभ पर नए फैले ही रंग अंकित किए। भाग 4 इतिहास रचता स्वाद रंगमंच। स्तंभ के चारों ओर रंग बिरंगे तंबू लग गए, जो इतिहास के विभिन्न युगों को दर्शाते। मुगल काल की शान, बीरबल की चतुराई, बुद्धिमान सभा, सैनिक पराक्रम। नगरवासियों ने वहां स्वाद प्रस्तुत किए। बीरबल ने अक्षय रस, वह अमृत मिश्रण जिसे हर दशा में सत्य का स्वाद देता है। अकबर ने सम्मान सूप, जिसमें सम्मान और न्याय की चाशनी घुली थी। प्रत्येक प्रस्तुति पर स्तंभ ने स्मृतिस्रोत से प्रकाश की किरण छोड़ी और एक एक नया ऐतिहासिक चित्रण अंकित किया। भाग 5 भावभरे संवाद। मंच पर सबने मिलकर संवाद किया। यह स्वाद हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, एक बुजुर्ग बोला। और ये स्मृतियां हमें भविष्य की राह दिखाती हैं, एक नवयुवक ने कहा। बीच में बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां स्मृति हो वहां स्वाद अमर बन जाता है, और जहां अमर स्वाद वहां इतिहास पन्नों में नहीं, हृदय में गढ़ता है। भाग 6 स्मरणोत्सव की शिखर बेला। दोपहर को एक क्षण आया जब दृश्यांतर हुआ। स्तंभ से एक कोमल ध्वनि निकली और चारों ओर के तंबू आपस में जुड़े। ऐतिहासिक चित्र एक एक होकर जीवंत हो उठे और नगरवासियों ने अतीत की घटनाओं को जीकर देखा। क्या वे सही निर्णय लेते, कहाँ भूल होते, कहाँ कृतज्ञता बनती। भाग 7 नए इतिहास की नींव। शाम होते होते नगरवासियों ने मिलकर उतराता दिवस की प्रतिज्ञा पढ़ी। हम अपनी स्मृतियों को स्वाद के रंग से अमर करेंगे और उन अनुभवों से नए इतिहास लिखेंगे, वह इतिहास जो केवल काल नहीं, कल की आशा भी संजोएगा।
राजा भोजनदेव ने प्रतिज्ञा ग्रहण कर स्तंभ के आधार में एक सुनहरा बीज रखा। भाग 8 नैतिक उपसंहार। दिन के अंत में बीरबल ने थाली पर अंतिम उद्धरण उकेरा। स्मृतियां स्वाद बनकर हृदय में उतर जाएं। स्वाद उनके रंग से इतिहास का बीज बोए। तब उतराता दिवस ही अमर कथा रचता है, जहां हर क्षण अपनी गूंज छोड़ जाए। अकबर ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, अब हम जानते हैं, इतिहास रचते नहीं, इतिहास अनुभव कराते हैं। और इस तरह दावत नगर का उतराता दिवस भी अमर हो गया, जहां स्मृतियां और स्वाद ने मिलकर हर दिल में अपना इतिहास लिखा। बताइए, क्या आप और गहराई में उतरना? दावत नगर का अंतःस्रोत, आत्मा की अमृत धारा। भाग 1 अमृत धार का संकेत। दावत नगर की चांदनी रातें अब तक न्यायस्वाद के महासंयोग की गूंज से गूंजती रही हैं, लेकिन एक सूक्ष्म स्फुरण बीरबल के मन में जाग उठा। क्या दावत नगर का असली चमत्कार स्वाद में नहीं, बल्कि उस अमृत धारा में है जो आत्मा को पुनर्जीवित करती हो? राजा भोजनदेव ने थाली पर एक नए शिलालेख का खुलासा किया। जो आत्मा में अमृत बहाए, वह दावत नगर की शाश्वत धारा है। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक देखा। बीच में एक छोटा सा कुंड बनकर उभरा था, जहां हल्की रोशनी में जल का अपूर्व नीलिमाप प्रभाव था। भाग 2 मौन कुंड की ओर। बीच में बीरबल ने समझाया, यह मौन कुंड है, यहाँ कोई शब्द नहीं, केवल आत्मा की गूंज होती है। अकबर बिना एक शब्द बोले कुंड के पास गया। गुरुत्वाकर्षण से हल्की ध्वनि उठी, मानो कुंड में डाली हर बूंद ने भीतर की गहराई से पुकार की हो। बीरबल ने जारी रखा, जब हम चखते हैं तब स्वर सुनते हैं, लेकिन जब मौन में जल की तरंगे उठें तब केवल आत्मा ही सुन सकती है। भाग 3 आत्मा की अनुभूति। अगली सुबह नगर के निवासियों को बुलावा भेजा गया। हर कोई मौन कुंड के पास आया। बिना बोले हाथ में एक एक घूंट जल ली, आंखें बंद कर लीं। कुछ ने भीतर हल्की उष्णता महसूस की, अपनी बचपन की पहली मित्र की याद में, कुछ ने ठंडक, पहली बारिश की पावनता में, तो कुछ ने स्पर्श किया, पहली जीत की मधुरता। हर अनुभव निकला व्यक्तिगत, पर उसमें था दावत नगर के साझा अमृत का तत्व। यही था अंतःस्रोत। भाग 4 अमृत रस परीक्षण। बीच में राजा भोजनदेव ने बीरबल से कहा, अब परीक्षण करो, क्या यह जल आत्मा की शुद्धि का मापक है? बीरबल ने एक साधारण अशुद्ध जल का घूंट लिया, फिर मौन कुंड का। अशुद्ध जल ने जीभ पर रासायनिक कसक छोड़ी, पर कुंड का जल अमृत की तरह मीठा, सफेद और निर्विवाद था। तब उन्होंने घोषणा की, यह अमृत रस केवल तब बहता है जब आत्मा निर्मल होती है। भाग 5 मानसिक द्वंद्व। लेकिन नगर के कुछ निवासियों के लिए यह सरल नहीं था। उनकी आत्माएं द्वंद्वों में उलझी थीं। अपराधबोध, ईर्ष्या, भय अदृश्य तरंगों की तरह कुंड में उभरे, जिन्हें उन्होंने मौन में महसूस किया। बीच में बीरबल ने सावधानी से समझाया, इस द्वंद्व को पार करना ही आत्मा की यात्रा है। मौन कुंड न्याय नहीं करता, वह केवल प्रतिबिंबित करता है। अकबर ने कहा, तो हमें अपने भीतर के तमस को पहचानना होगा, न कि उसे छुपाना। भाग 6 अमृत धारा का उद्गम। बीच में नगर के सर्वोच्च रसोइये व कुशल जौहरी मिलाजुला एक अनूठा संयोजन लेकर आया। वह था आत्मा चिन्हित कलश, जिसमें कुंड से एक बूंद अमृत जल, न्यायस्वाद यंत्र का एक अंश और अंतर्मन यात्रा की चिह्नित मिट्टी संजोई थी। वह कलश नगर के मध्य में स्थापित किया गया। उसकी खोखली तनों से एक स्थिर अमृत धारा बाहर बहने लगी, जो पथिक को अमृत की अनुभूति कराती और आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करती। भाग 7 शाश्वत दावत। अब दावत नगर में केवल भोज और स्वादन्याय का नहीं, बल्कि अंतर्मन की दावत भी आयोजित होने लगी, जहां हर अतिथि को मौन, स्वाद और आत्मा तीनों आयामों से गुजरना होता। समूह चर्चाएं हुई,
जहां लोग अपने अनुभव बांटते। कोई बता रहा था कि उसने पहली बार खुद के भय को चखा, कोई अपनी करुणा में नहाया। इस नए महोत्सव में न्यायस्वाद और आत्मा का महासंयोग शाश्वत रूप से स्थापित हो गया। भाग 8 नैतिक उपसंहार। जब अकबर बीरबल लौटे, उनके हाथ में वह चांदी की थाली थी जिस पर उकेरा गया स्वाद न्याय को जगाता, न्याय आत्मा को झंकृत करता। आत्मा की अमृत धारा बह निकले, वही दावत नगर की सच्ची धुन है। बीच में बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, अब हमने पाया, स्वाद न्याय बनता है, न्याय आत्मा को खोलता है और आत्मा की धारा अमर होती है। और इस प्रकार दावत नगर की अंतःस्रोत यात्रा भी पूर्ण हुई, पर उस अमृत धारा की गूंज हर हृदय में आजीवन बहती रहेगी। यदि आप चाहें तो आगे का अध्याय दावत नगर का अमर प्रतिबिंब, समय की परवाह न करने वाला स्वाद भी लिखा जा सकता है। बताइए, आगे बढ़े। जहां न्याय की गूंज और स्वाद का प्रवाह मिले, दावत नगर का महासंयोग। भाग 1 समागम की सूचना। दावत नगर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। स्वादतरंग स्तूप की मीतात्माओं ने कल एक ऐसा सांगीतिक महोत्सव देखा था जो अब नगर की यादों में अमर हो चुका था। राजा भोजनदेव ने अकबर बीरबल को आमंत्रित करके घोषणा की, अब समय है दावत नगर के न्यायस्वाद महासंयोग का, जहां न्याय की गूंज और स्वाद का प्रवाह एक हो। नगर के हर कोने से बांसुरी, तबला और चखने के स्वाद संदूक लाए गए। लोग उत्साहित थे क्योंकि इस संगम में प्रमाण न्याय और रसस्वाद दोनों एक साथ बहेंगे। भाग 2 न्यायस्वाद यंत्र का आविष्कार। बीते महीनों की घटनाओं से प्रेरित होकर बीरबल ने नगर के शीर्ष शिल्पी और रसोइयों के साथ मिलकर एक अद्भुत यंत्र बनाया, न्यायस्वाद यंत्र। यह एक तरह का घूमने वाला चक्र था जिसमें ताम्रपत्र की प्लेटों पर न्याय के श्लोक और प्लेटों के बीच में छोटे छोटे स्वाद पात्र जड़े थे। जब न्याय श्लोकों की गूंज चक्र को घुमाती तो वह गति छोटे स्वाद पात्रों तक पहुंचती और हर पात्र से एक एक बूंद रस स्वतः ही बाहर निकाल देती। इस तरह न्यायवाणी का हर संगीत स्वाद में परिवर्तित होता। भाग 3 प्रथम परीक्षण। समारोह की पहली बेला सब सामने इकट्ठे हुए। बीरबल ने यंत्र की चाबी संभाली और न्याय श्लोक बोलने लगे। न्याय वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाए। सत्य वह रस है जो हर दिल में अमृत बरसाए। जो ही उन्होंने श्लोक का अंतिम अक्षर उच्चारित किया, न्यायस्वाद यंत्र ने एक मधुर ध्वनि बनाई और चारों स्वाद पात्रों मीठा, तिक्त, अम्ल, लवण से बूंदें लहालोट रंग में चमकीं। अकबर ने एक एक स्वाद चखा। मीठे में दया का बोध, तिक्त में अपराध की कसक, अम्ल में वियोग की तीव्रता, लवण में करुणा का रस, हर स्वाद न्याय की अलग आभा दे गया। भाग 4 नगरवासियों का सहभाग। अगले घंटे नगरवासी एक एक कर न्यायस्वाद यंत्र के सम्मुख आए। हर किसी ने श्लोक पढ़ा। बच्चों ने सरल भाषा में, बुजुर्गों ने धीमी पुरानी चौबाड़ी में और अपने अपने स्वाद पात्र से स्वाद चखा। कोई बोला, इस मीठे में तो मैंने भाईचारे की मिठास चखी। कोई बोला, यह तिक्त मुझे अपनी गलतियों की कसौटी पर लाकर खड़ा कर गया। सभी ने अनुभव साझा किया और इस साझा अनुभव ने नगर को एकता की अनोखी शक्ति दी। भाग 5 संकट का आगमन। लेकिन तभी आई एक सुनहरी धुंध। नगर का पुराना प्रतिद्वंद्वी, परछाई शक्ति का अवशेष पुनः उभरा। वह न्यायस्वाद यंत्र को विकृत करके न्याय श्लोकों को भेदने पर उतारू था, ताकि स्वाद में जड़ में छुपा सितम उभर आए। धुंध घनी हुई और यंत्र अस्थिर हो उठा। स्वाद पात्र बिखरने लगे, न्याय श्लोक में फूट पड़ी। नगर की खुशी क्षणों में घबराहट में बदलने लगी। भाग 6 बीरबल का उपाय। बीच बीच में बीरबल ने शांत स्वर में ऊर्जागान शुरू किया। जहां न्याय गूंजे वहां झूठ की परछाई नष्ट हो। जहां स्वाद बहता वहां सुन्न दिल में नव उमंग जगे।
इस मंत्र से यंत्र की धुरी स्थिर हुई और बिखरते स्वाद पात्र अपने स्थानों पर लौट आए। धुंध की लहरें चित्कार कर पिघल गईं और न्यायस्वाद यंत्र ने पुनः मधुर संगीत निकाला। भाग 7 महासंयोग का शिखर। संध्या की रंगत गढ़ने लगी, दूर आसमान में तारे जगमगा उठे। न्यायस्वाद यंत्र ने अंतिम घूर्णन किया और चारों स्वाद एक दूसरे में मुरझाकर एक सत्यरस बना दिया। राजा भोजनदेव ने एक प्याला भरा और सभा को प्रणाम करते हुए कहा, यह रस न तो सिर्फ न्याय है, न सिर्फ स्वाद, यह दावत नगर की आत्मा है। अकबर ने तर्जनी उठाकर कहा, अब हम जानते हैं कि सत्य व न्याय को चखना और सुनना दोनों आवश्यक हैं। भाग 8 नैतिक संदेश। समारोह समाप्त होने पर बीरबल ने थाली पर उकेरा, जहां न्याय गूंजता वहां स्वाद बहता, जहां स्वाद बहता वहां सत्य मिलता। दावत नगर का महासंयोग यही। झूठ की परछाई से ऊपर असली न्याय कला। नगरवासियों ने तालियां बजाईं एंड दावत नगर की गूंज उजागर हुई। इसी के साथ दावत नगर का महासंयोग भी पूरा हुआ। यदि आप चाहें तो अगला अध्याय दावत नगर का अंतःस्रोत आत्मा की अमृत धारा भी लिखा जा सकता है, जहां स्वादन्याय की यात्रा अपने मौन अमृत में विलीन होगी। बताइए, आगे बढ़े चाहेंगे किसी विशेष स्मृति या स्वाद की कथा पर? दावत नगर की अंतर्मन यात्रा, जब स्वाद ने स्वर दिया। भाग 1 अंतर्मन की पुकार। चांद अपनी पूर्णता पर था और दावत नगर के तांबे की कटोरी में खीर ठंडी हो रही थी। ठीक उसी समय बीरबल के मन में एक विचित्र संवेग जाग उठा। वह खीर का स्वाद नहीं, बल्कि उसके भीतर दबी भावनाएं महसूस करना चाहता था। महाराज, बीरबल ने अकबर से कहा, दावत नगर ने हमें बताया स्वाद ही न्याय कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या स्वाद किसी भीतर की आह भी बयां कर सकता है? अकबर ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, वह आह जो कभी किसी ने सुनी नहीं, हमें उसे सुनने जाना होगा। और इस आह ने उन्हें पुनः नगर के मध्य भाग में स्थित स्वाद तरंग स्तूप की ओर मोड़ा, जहां हर एक चखने वाला अपनी अंतर्मन कही पाता था। भाग 2 स्वाद तरंग स्तूप। स्वाद तरंग स्तूप मीनाकार नीले पत्थर का बना एक गोलाकार कुंभ था, जिसकी छत पर चित्रित थे खाने पीने के देवता। बीच में स्तूप के तल पर रखा था एक सुनहरा कलश, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वाद की छोटी छोटी बूंदें थीं, मधुर, अम्ल, तिक्त, लवण। बीच में बैठकर बीरबल ने पहली बूंद ली, एक तीखी जायका। उसके भीतर अचानक गहरी पीड़ा झांकी, जैसे शहर के एक कोने में भूखे नंगे जीव ठहराह रहे हों। फिर दूसरी ठंडी मिठास, जिसमें अकेलेपन की खनक थी। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें यह जोर से महसूस हुआ? बीरबल ने अपनी आंखें बंद करके धीमे स्वर में कहा, स्वाद ने आह बोली, वह आह जो किसी ने दोहख में नहीं सुनी। भाग 3 संगीत रूपी स्वाद। महाराज ने अपनी जुबान पर एक एक स्वाद परखे जाने की परंपरा जारी रखी। जब उन्होंने लवण चखा तो उनके कानों में दूर कहीं से बांसुरी सी धुन गूंज उठी। एक माताएं अपने बच्चों को लोरी सुना रही थीं। यह संगीत नहीं, स्वाद का स्वर है, अकबर ने मुस्कुराकर कहा। हर स्वाद के पीछे कोई स्मृति होती है, बीरबल ने कहा, और यही स्मृति हमें हमारे अतीत से जोड़े रखती है। तब उन्होंने तय किया, दावत नगर में एक स्वाद महोत्सव का आयोजन होगा, जहां हर नागरिक एक एक रूप में अपने भीतर के स्वर को व्यक्त करेगा। भाग 4 समारोह की तैयारी। समय बीता और एक सप्ताह के बाद नगर की हर गली मेले की तरह सज गई। तंबू लगे, बाजार सजे और बीच बीच में चखने के मेज पर रखे छोटे छोटे कटोरे, जिन्हें स्वाद संदूक कहा गया। हर नगरवासी को एक एक बूंद स्वाद चुनने को कहा गया। कुछ ने अम्ल का चयन किया क्योंकि उसमें उनकी पीड़ा थी, कुछ ने तिक्त क्योंकि उसकी कसक उन्हें भीतर तक झकझोरती थी, और कुछ ने मधुर क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सुख को संजोया था।
बीच में अकबर ने घोषणा की, आज हम सब स्वाद संगीत में डूबेंगे और जानेंगे कि कौन सा स्वाद किसकी आत्मा से गूंजता है। भाग 5 स्वरभंग। समारोह आरंभ हुआ। तब अचानक एक कोने से एक विलाप सा स्वर उठा। एक बूढ़ा रसोइया जो कसौटी से बने छोटे जैसे नीले कटोरे पर तीखा अम्ल रख रहा था, जोर जोर से रो रहा था। बीच में तंबू पर बीरबल पहुंचे और पूछा, क्यों रो रहे हो? रसोइया ने कांपती आवाज में कहा, यह अम्ल माँ की याद दिलाता है, जब उन्होंने मुझे पहली बार लश्कर में छोड़ा था। अकबर ने करुणा से उसकी पीड़ा जुबां पर लाई और उसके ही भाषण में जनता को याद दिलाया कि हर स्वाद के पीछे एक कहानी है और जब हम उसका स्वरों में अनुवाद सुनते हैं तो हम एक दूसरे से और भी करीब आ जाते हैं। भाग 6 अर्धरात्रि का परिवर्तन। रात के अंधेरे में जब ढोलन गाड़े थम गए तो अचानक एक हल्की आंच स्तूप के कलश को छू गई। बूंदे स्फुरित हो उठीं और एक केक स्वर एक उत्सव भरे आरोह पर समा गए। यह स्वर किसी साधु की साधना जैसा शांत, अभंग और मोहित कर देने वाला था। बीच में बीरबल मुस्कराए, स्वाद ने स्वर दिया और वह स्वर अब हम सबकी आत्मा में तड़ित्रित हो रहा है। और उस स्वर ने नगरवासियों को भीतर तक एकजुट कर दिया। भाग 7 आत्मनिरीक्षण की राहत। अगले दिन नगर शांत था, पर हर दिल में एक नई ऊर्जा थी। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या यह महोत्सव सारा प्रकटीकरण था? बीरबल ने उत्तर दिया, हमने जो स्वाद चुनकर सुना वही असली न्याय था। एक दूसरे की पीड़ा और प्रसन्नता को चखना, समझना, उससे नाता जोड़ना। उन्होंने नगर की हर गलियों में एक छोटे तालाब के चारों ओर बांसुरी और चखने की मेजें लगाने का निर्णय किया, ताकि आत्मनिरीक्षण की यह धारा कभी न रुके। भाग 8 नैतिक उपसंहार। जब अकबर बीरबल लौटे, उनके हाथ में वही चांदी की थाली थी जिस पर उकेरा गया। जब स्वाद ने स्वर दिया, तब सत्य गूंजा। आत्मा का संगीत बना न्याय का अंजाम। बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, सत्य वही है जो हम चखें, पर न्याय उसी का स्वर है जो हम सुने। और इस प्रकार दावत नगर की अंतर्मन यात्रा संपन्न हुई, जहां स्वाद ने केवल तलवे नहीं, आत्मा के तारों को भी स्पंदित किया। अगर आप यह यात्रा आगे बढ़ाना चाहें तो अगला अध्याय, जहां न्याय की गूंज और स्वाद का प्रवाह मिले, दावत नगर का महासंयोग भी लिखा जा सकता है। बताइए क्या? दावत नगर का परावर्तन, जब न्याय ने परछाई से वार किया। भाग 1 चंद्रमा की आभा में परछाइयां। दावत नगर में सावन की रात थी और चांदनी बिखरी हुई थी। अकबर और बीरबल पुनः नगर आए, पर उनकी प्रतीक्षा एक अजीब सी शांति नहीं, बल्कि मौन डर था। नगर के भव्य द्वार पर लगी चांदी की थाली पर अब एक नई पंक्ति उभरी थी। हर सच्चाई की परछाई न्याय का दर्पण है। परछाई जब मुक्का चलाएगी, तब ही असली न्याय परख पाएगा। बीरबल ने थाली के भाव में झांककर पूछा, यह चेतावनी है या निमंत्रण, महाराज? अकबर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जो चेतावनी है वही आगाह करती है, हमें सतर्क रहना होगा। रात का सन्नाटा टूटा जब नगर में कहीं से अचानक चीख गूंजी। एक व्यापारी अपने घर के बाहर फर्श पर गिरा मिला और उसकी परछाई दीवार पर जीवित सी हिली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर वार कर रही हो, पर कमर काटने वाली चाकू की धार का कोई निशान नहीं। भाग 2 छाया न्यायालय का उदय। अगले दिन कथा पूरे नगर में फैल गई कि दावत नगर में अब परछाई न्याय चलता है, जहां दीपों की लौ में छाया उठ खड़ी होती और अपराधियों को बिना सजा दिए ही उनका आत्मविश्वास चीर देती। राजा भोजनदेव ने दरबार में बुलावा भेजा। जो परछाई न्याय का रहस्य जानता हो, उसे सामने आए। न्याय के दर्पण को तोड़कर असली न्याय बहाल करना होगा। बीरबल ने तुरंत सुझाया, महाराज, इस परछाई न्याय के पास अपना कोई भौतिक रूप नहीं, यह सत्य की ही विकृत परछाई होगी।
हमें पहले कारण तक पहुंचना होगा। अकबर ने ठान लिया, तो हम छायाओं के पीछे छिपे दर्पण का पता लगाएंगे। भाग 3 दर्पणों के भटकते रास्ते। बीच बीच में नगरवासियों के घरों में लगे दर्पण चटकने लगे। जगमगाती सतहों पर अचानक धुंधली परछाइयां उभरती, जिन्हें देख लोग कांपने लगते। कई जगह दावत नगर के सामूहिक दर्शनालय की दीवारों में कांच की विशाल पट्टियां लगाई गई थीं, जहां परछाई न्याय अपने चरम पर थी। बीरबल ने ध्यान से निरीक्षण किया और पाया कि ये परछाइयां उन स्थानों पर अधिक सक्रिय हैं जहां दावत नगर के सीक्रेट रसोई घर से निकली कालिमा अमृत की गुप्त कड़ी कहीं पहुंची। यह रासायनिक दर्पण वहां की ऊर्जा इन परछाइयों को जिंदा रख रही है, बीरबल बोला। हमें वह स्रोत बंद करना होगा। भाग 4 दर्पण कक्ष में छिपा दुष्ट चश्मा। रात को बीरबल और अकबर साथ में महल के नीचे बने प्राचीन दर्पण कक्ष पहुंचे। वहां सैकड़ों तांबे के फ्रेम वाले छोटे बड़े शीशों की अलमारियां थीं, पर एक शीशा अलग चमक रहा था। उसकी सतह पर हल्की बंधी धुंध थी। बीच में एक पत्थर का पटल था, जिस पर लिखा था, यह दर्पण सच्चाई को भंग करता है, जो स्वयं को देखेगा परछाई अपना दमन समझकर वार करेगी। बीरबल ने शीशे को हाथ में लिया तो उसकी परछाई स्वतः ही जीवित हो उठी और बीरबल के सामने मुक्का चलाया। बीरबल ने संतुलन खोए बगैर शीशा छोड़ दिया, पर शीशा उनके हाथ से छूटकर फर्श पर पत्थर हुआ और चटककर टूट गया। तभी शीशे से निकलती चमकीली लपटें गुफा की दीवारों पर से उड़कर ऊपर की ओर चली गईं। भाग 5 छायाओं का सहार। टूटे दर्पण की जादुई शक्ति के क्षणों में परछाइयां आपस में टकराईं। वे एक ही बिंदु पर जमा होकर एक विशाल अंधेरी शक्ति बना गईं। एक तिमूर्ती सी छाया ने अकबर और बीरबल पर झपट्टा मारा। अकबर ने तुरंत तलवार उठाई, पर तलवार छाया को चीर न सकी। तभी बीरबल ने तलवार का शीशे का एक टुकड़ा उठाया और छाया की ओर इशारा किया। जो अपना प्रतिबिंब टूटकर बिखर जाए, वही अंधेरी छाया क्षीण होती है। शीशे के टुकड़े पर चमकीली चंद्रकिरण गिरते ही वह टुकड़ा प्रकाशस्तंभ बन गया। प्रकाश ने छाया को जड़ से घायल कर दिया और धीरे धीरे क्षीण कर दिया। भाग 6 न्याय का परावर्तन। अंधेरी शक्ति लुप्त हो गई और नगर भर में लगे अन्य शीशे खुद ब खुद चमक उठे। हर दर्पण अपनी उचित परछाई लौटाने लगा। राजा भोजनदेव नीचे उतरे, आंखों में आंसू, और बोले, जो दर्पण टूट गया उसने छाया को हराया, और जो चीर फाड़ कर बिखर गया वही न्याय को परम विभूति भाव में पहुंचा गया। बीच में बीरबल ने समझाया, न्याय को परावर्तित करने के लिए हृदय का शीशा निर्मल होना चाहिए, नॉट अंधेरी परछाई का दर्पण। भाग 7 नगर में पुनर्निर्माण। अगले दिन नगरवासियों ने सामूहिक समारोह रखा। हर घर के सामने छोटे छोटे दर्पण रखकर उन्होंने अभिमंत्रित किया कि उससे कभी झूठ और छल की परछाइयां न उभरेंगी। राजा भोजनदेव ने बड़ी सभा में घोषणा की, दावत नगर का न्याय अब तवे पर नहीं, शीशे पर भी निर्भर नहीं, यह सदैव आत्मा के निर्मल परावर्तन पर टिकेगा। अकबर मुस्कुराकर दृष्टि पेड़ों की ओर घुमाई, जहां हरी भरी पत्तियां सूर्य की किरणों को चमका रही थीं। भाग 8 नैतिक अंतःस्पर्श। बीते 3 मास बाद बीरबल ने थाली पर एक अंतिम संदेश उकेरा। परछाई जब न्याय करे तो शीशा टूटे, पर आत्मा का परावर्तन अपराजेय रहे। अकबर ने स्नेह से पूछा, बीरबल, इस दावत नगर ने हमें फिर क्या सिखाया? बीरबल ने उत्तर दिया, यह कि न्याय केवल बाहरी परछाइयों का नहीं, आत्मा के परावर्तन का भी सचेत प्रहरी है। और इस तरह दावत नगर का परावर्तन, वह लड़ाई जहां न्याय अपनी परछाई से भिड़ा, समाप्त हुई, पर उसके दर्शन का प्रकाश सदैव जगमगाता रहेगा। अगर आप इच्छुक हों तो अगला अध्याय दावत नगर की अंतर्मन यात्रा, जब स्वाद ने स्वर दिया भी लिखा।
दावत नगर की रसोई में छिपा रहस्य। भाग एक खोया पत्र। दरबार से लौटते हुए अकबर ने चांदी की थाली की ओर देखा, जिसमें स्वाद केवल ज़बान का नहीं, आत्मा का भी न्याय करता है, लिखा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यह थाली हमारी अगली परीक्षा का संकेत है, महाराज। उसी शाम बीरबल को नगर के महान रसोई घर से एक पुराने जांची पड़ी मोहरी बंद घुट्टीदार पत्र मिला। उस पर कोई मुहर नहीं थी और अजीब सी खुशबू महसूस हो रही थी, कुछ मीठी कुछ तीखी। उसने पीठ पर झुककर पढ़ा। जो स्वाद दीप्तिमान है वह रहस्य उजागर करता है। दावत नगर के दिल में छिपे उस रासायनिक कोट की कुंजी खोजो जो चखने वाले को सत्य और झूठ के बीच बांध दे। बीरबल ने क्षणिक रूप से आंखें बंद कीं। यह वही रंजिश थी जो उन्होंने पिछली रात पकड़ी थी, जब पड़ोसी राज्य के जासूस दावत में घात रच रहे थे। भाग 2 रसोई में छिपी सुरंग। अगले दिन अकबर और बीरबल पुनः दावत नगर पहुंचे। इस बार उनका रास्ता सीधे नगर के सबसे बड़े रसोई घर की तहखाना दरवाजे तक पहुंचा। मूर्तिमान हुआ अंधेरा, दीवारें ताबीज सी जालीदार थी। बीरबल ने दीवार के एक कोने पर फटी मिट्टी की परत के नीचे छेनी से खोदकर एक छोटी सुरंग दिखाई। भीतर एक संकरी सी गुफा थी, जहां पारंपरिक तवे और कड़ाही धूल फांस रहे थे। यह हिस्सा मेहमानों के लिए नहीं, यहाँ रसोइये छुपकर कोई रहस्य बना रहे होंगे, बीरबल ने कहा। उन दोनों ने अपनी मशालें जलाईं और भीतर बढ़े। भाग 3 ताम्रपत्र पर लिखी रेसिपी। अंदर दीवार पर एक बड़ा ताम्रपत्र टंगा था, जिस पर धुंधली अक्खड़ लिपि में कुछ लिखा था। स्वाद मंत्र। एक बूंद अमृत, एक चुटकी कालीमा। शुद्ध झूठ और सच्चाई की बूंद मिली। बीरबल ने ध्यान से पढ़ा। यहाँ कालिमा शब्द आया है, जो शायद कोयले की धुआं जैसी काली पाउडर के लिए है, और अमृत से तात्पर्य शहद जैसी मीठी राशि से। आखिरी पंक्ति में शुद्ध झूठ, यह कोई जहर या नशीला पदार्थ हो सकता है। अकबर ने पूछा, और यह रेसिपी क्यों छुपाई गई? क्या कोई इसे दावत नगर पर हावी करना चाहता था? बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, हमें पता लगाना होगा कि इस स्वाद मंत्र को बनाने वाले कौन हैं। भाग 4 छिपा हुआ कक्ष, स्वाद परीक्षण कक्ष। ताम्रपत्र के ठीक पीछे एक कुंजी जैसा पार्श्व चिन्ह था। बीरबल ने लकड़ी के तख्ते को धक्का दिया, दीवार सरककर एक गुप्त कक्ष खुल गया। कक्ष में छोटी छोटी शीशियों वाली अलमारियां थीं, जिनमें अनगिनत जार रखे थे, कुछ में रंग बिरंगे पाउडर, कुछ में तेल या चाशनी। बीच में एक बड़ा पत्थर का तालिका था, जिस पर लिखा था, यहाँ हर स्वाद का परीक्षण होता है, पर जो इसे पार जाता है उसकी आत्मा भी खाद्य बनकर बासी हो जाएगी। अकबर ने भय से पूछा, क्या यहाँ कोई दुर्गंध आती है? उन्होंने जब तालिका के नीचे झांका तो वहां कुछ कागज के टुकड़े गड़े थे, उन पर संकटास्पद चिन्ह और एक अंतिम शब्द, सत्य। भाग 5 बीरबल की तरकीब। बीरबल ने एक खाली शीशी ली और उसमें सीधा दावत नगर का ताजा बनी खीर का सिरका भर लिया। फिर थोड़ी कालीमा, साइक्लोराइड पाउडर मिलाई और शीशी को हल्के से हिलाया। मिश्रण सुनहरी पीली चाशनी के साथ काली धुंध की तरह घुल गया। यदि इस मिश्रण को दावत घर के मुख्य स्टोर तक पहुंचाकर मिलाया जाए तो पूरे नगर की रसोई होती निष्क्रिय। बीरबल की आवाज में गंभीरता थी। अकबर ने पूछा, लेकिन इसका भंडार कहाँ है? वही जहां कोई चोरी से नहीं देखता, मेरे पास उस तक पहुंचने का मार्ग है। बीरबल ने नगर की मुख्य रसोई तले बने पुराने जल स्रोत की ओर इशारा किया। भाग 6 मुख्य जल स्रोत की गुफा। नगर के बाहर एक पुरानी बावड़ी थी, जिसके नीचे शाखाओं सी गुफाएं फैली हुई थीं। बीरबल और अकबर ने गुफा की संकरी राह पकड़ ली। चारों ओर पानी की बूंदों की आवाज, दीवार पर जालीदार ताबीज, उनकी मशाल की लौ कांप रही थी।
आगे पहुंचकर एक कांच का बर्तन मिला जिसमें वही स्वाद मंत्र का घोल सुरक्षित रखा था। पास ही एक दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था, जो नेता इस घोल को चखकर मुस्कुराएगा उसकी नीति चाबी बनकर तैयार होगी, भोजन की तरह पचकर अनंत सत्ता देगा। अकबर ने आंखें तौला दी। क्या कोई असल में दावत नगर को नियंत्रित कर इस घोल के जरिए शक्ति हासिल करना चाहता था? बीरबल ने बर्तन हाथ में उठाया। हमें इसे नष्ट करना होगा, पर पहले यह जांचना होगा कि इसमें कितनी मात्रा और कौन कौन से तत्व हैं। भाग 7 सत्याग्रह। राजा भोजनदेव की परीक्षा। वे घोल लेकर व्यावहारिक स्वाद परीक्षण कक्ष पहुंचे। राजा भोजनदेव स्वयं वहां मौजूद थे, आंखों में प्रश्न। बीरबल ने झूठे सरोकार भरे स्वर में कहा, यह झूठ की बूंद अमृत में मिलाकर महान स्वाद पैदा कर सकती है, पर असली समस्या यह है कि यह सच्चे और झूठे को अलग नहीं करता, बल्कि सच्चे को भी विकृत कर देता है। राजा भोजनदेव बोले, अगर तुमने यह घोल बनाया तो कहते रहो, पर क्या तुम अपनी आत्मा का स्वाद ले सकते हो? बीरबल ने ठंडी शांति से जवाब दिया, महाराज, मैं झूठ और सच्चाई के मिश्रण को नहीं पी सकता, पर यह घोल नगरवासियों के बीच मिल जाए तो दावत नगर में अमर्यादित सत्ता जन्म लेगी। इसका स्वाद आतंक का होगा, न्याय का नहीं। राजा भोजनदेव की आंखें भर आई। तुमने पुनः नगर की रक्षा की, बीरबल। भाग 8 दावत नगर की मुक्ति। बीरबल ने बर्तन लेकर वहां की भारी आग में गिराया। अमृत कालिमा का मिश्रण लपटों में जलकर खत्म हो गया। फिर राजा भोजनदेव ने उच्च स्वर में घोषणा की, दावत नगर पर कभी भी कोई ऐसा घोल नहीं बनेगा जो न्याय को जंगली शक्ति से बदल दे। यहां से बाहर के सभी रसोई घर अब मुक्त घोषित, न कोई जासूसी, न कोई साजिश। अकबर ने संतुष्टि से सिर हिलाया। असली न्याय तो आत्मा का स्वाद पहचानता है और वह हमेशा शुद्ध रहेगा। भाग 9 नैतिक उपसंहार। जब अकबर बीरबल लौटे, उनके साथ नगर के प्रधान रसोइये भी थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली कि दावत नगर में अब कभी भी झूठ का स्वाद न्याय को गंदला नहीं करेगा। बीरबल ने थाली में लिखा, स्वाद न्याय की गुफा में छिपा सच, स्वच्छ मन से ही चखा जा सकता। जो पकवान सहेजे सत्य की जड़, वही बनता दावत नगर का निर्माण करता। अकबर मुस्कुराए, अब हमें ध्यान देना होगा कि कहीं और इस रहस्य का कोई पुनरुत्थान न हो। बीरबल ने चुटकी ली, जहां स्वाद है वहां रहस्य भी है, महाराज, पर सत्यरस कभी खत्म नहीं होता। अगला भाग दावत नगर का परावर्तन, जब न्याय ने परछाई से वार किया। बताइए, क्या आप तैयार हैं?